नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सभी के लिए कम खर्च में न्याय प्राप्त कराने की प्रक्रिया उपलब्ध कराना सभी की जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और भूटान उपग्रह का प्रक्षेपण दोनों देशों के विशेष संबंध का प्रमाण। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, डिजिटल नवाचार भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ट्यूनीशिया को 1-0 से और पोलैंड ने सऊदी अरब को 2-0 से हराया। हैमिल्टन में भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच कल। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना इस बात पर केंद्रित है कि सामाजिक कल्याण में कैसे सुधार किया जा सकता है। नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह के समापन पर राष्ट्रपति ने कहा कि सबके लिए कम खर्च में न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया उपलब्ध कराना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। onus is on all of us to make the process of seeking justice affordable to all. I appreciate the efforts made by the judiciary in this direction. राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय और देश की अन्य अदालतों की सराहना की, जो क्षेत्रीय भाषाओं में निर्णय उपलब्ध कराने और इस तरह महत्वपूर्ण फैसलों को सुलभ कराने के प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अदालतों की कार्यवाही के सीधे प्रसारण से जन जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोगों से भारतीय संविधान में अंतर्निहित मूल्यों को बढ़ावा देने और देश के नायकों की आकांक्षाओं के अनुरूप राष्ट्र निर्माण में सहभागिता का संकल्प लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत संविधान के आदर्शों को मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान की जन समर्थक नीतियां देश के गरीबों और महिलाओं को सशक्त बना रही हैं। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आज संविधान दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री मोदी ने संविधान की प्रस्तावना के पहले 3 शब्दों वी द पीपल यानी हम भारत के लोग का उल्लेख करते हुए कहा कि ये एक आह्वान, विश्वास और संकल्प है। हमारे संविधान के प्रेम्बल की शुरुआत में जो वी द पीपल लिखा है, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है। वी द पीपल एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है। संविधान में लिखी ये भावना उस भारत की मूल भावना है जो दुनिया में लोकतंत्र की जननी रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपणयान C-54 को अंतरिक्ष में छोड़ा। इसके पेलोड में महासागर निगरानी उपग्रह और 8 नैनो उपग्रह शामिल हैं। इस उपग्रह को भारत और भूटान ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने EOS-06 और 8 नैनो उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण पर इसरो को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि PSLV C-54 मिशन के जरिए सभी 9 उपग्रहों को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। उन्होंने संयुक्त रूप से विकसित उपग्रह छोड़े जाने पर भारत और भूटान की टीमों की भी सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PSLV C-54 मिशन के सफल प्रक्षेपण पर इसरो को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि EOS-06 उपग्रह से समुद्री संसाधनों के श्रेष्ठ उपयोग में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियों पिक्सल स्पेस और ध्रुव स्पेस के 3 उपग्रहों के प्रक्षेपण से नए युग की शुरुआत हुई है। इससे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारतीय प्रतिभा का पूरा उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने इस प्रक्षेपण में शामिल सभी कंपनियों और व्यक्तियों को भी बधाई दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और भूटान का संयुक्त उपग्रह दोनों देशों की जनता के बीच विशेष संबंध का प्रमाण है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भूटान के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों के लिए ये ऐतिहासिक उपलब्धि है।
संयुक्त वीडियो सम्मेलन में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भूटान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मित्र देशों के लिए प्राकृतिक आपदाओं सहित अन्य मुद्दों से निपटने के लिए उपग्रह सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। विदेश मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों ने थिम्पू में दक्षिण एशिया भूपग्रह केंद्र का उद्घाटन किया था। इस केंद्र का निर्माण इसरो की सहायता से किया गया है। Our two sides have taken the India-Bhutan partnership to a new and emerging area in the 21st century through achievements in space and technology. You may recall, during the visit of Prime Minister Modi to Bhutan in August 2019, we had jointly inaugurated the Ground Earth Station of the South Asia satellite in Thimphu, which was constructed with the support of ISRO. विदेश मंत्रालय ने बताया कि भूटान के सूचना और संचार मंत्री ल्योन्पो कर्मा डोन्नेन वांगडी के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने इसके लिए श्रीहरिकोटा की विशेष यात्रा की। 18 सदस्यों का मीडिया शिष्टमंडल सप्ताह भर की यात्रा पर भारत आया हुआ है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि पड़ोसी देश म्यांमार में अराजक स्थिति के कारण मणिपुर विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहा है। श्री जयशंकर 3 दिन की मणिपुर यात्रा पर आज दोपहर बाद इम्फाल पहुंचे। भारतीय विदेश नीति पर आयोजित चर्चा में उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को आधुनिक विश्व में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। इस सत्र का आयोजन मणिपुर विश्वविद्यालय ने किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू कश्मीर के कटरा में ई शासन पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सुशासन का परम उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि डिजिटल नवाचार अगले दशक में भारत के शासन के कायाकल्प के जरिए डिजिटली सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। डॉक्टर सिंह ने इस अवसर पर 5 श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किए। प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के सहयोग से यह सम्मेलन आयोजित किया है। 2 दिन के सम्मेलन का विषय है नागरिकों, उद्योग और सरकार को निकट लाना। भारत का लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन एबीयू जनरल असेंबली 2022 की मेजबानी कर रहा है। ये 25 से 30 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष इसका विषय है लोगों की सेवा, संकट के समय में मीडिया की भूमिका। ये आयोजन भारत की स्वाधीनता के 75वें वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान हो रहा है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत की। श्री द्विवेदी ने कहा कि सम्मेलन प्रसारण के सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करेगा। उन्होंने कोविड संकट के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रसारण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता एक चुनौती है। प्रसार भारती समय के साथ चरणबद्ध तरीके से इससे निपटेगी। It's a challenge, certainly. Our effort is to provide the best possible broadcasting service. And in that direction, anything that needs to be done will be done. We will attempt to have the best infrastructure from wherever we sourced, but at the same time, try to increase the level of indigenization. श्री द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचारों के सबसे विश्वसनीय माध्यम रहे हैं। इस अवसर पर एबीयू सचिव जवाद मुट्टागी ने कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन ने कोविड के बारे में जागरूकता फैलाने में प्रभावी भूमिका निभाई है।
इस सम्मेलन से विदेशी प्रसारकों, विशेष रूप से आसियान देशों के साथ संबंधों के मजबूत होने की उम्मीद है। एक तरह से ये सरकार की एक्ट ईस्ट नीति का समर्थन करता है। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार तेज हो गया है। इस चरण के लिए प्रचार में केवल 3 दिन बचे हैं। पहले चरण में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों की 89 सीटों के लिए 1 दिसंबर को मतदान होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को रिझाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज तलजा, महुआ और जाफराबाद में मैराथन रैलियों को संबोधित किया। जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने विभिन्न स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने आज रायपुर में एक रैली को संबोधित किया। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भावनगर में रोड शो किया और राघव चड्ढा ने पार्टी प्रत्याशियों के लिए विभिन्न स्थानों पर प्रचार किया। अहमदाबाद से अपर्णा खूंट के साथ जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जूनागढ़। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले के फ्रिसार इलाके में आज सुरक्षा बलों और पुलिस ने 2 शक्तिशाली विस्फोटक समय रहते निष्क्रिय कर एक बड़ी दुर्घटना टाल दी। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाश अभियान शुरू कर दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 95वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी, दूरदर्शन, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के बाद ये कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्र आज 26/11 मुंबई आतंकी हमलों की बरसी पर बलिदान देने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। कतर में विश्व कप फुटबॉल में ग्रुप सी में पोलैंड ने सऊदी अरब को 2-0 से हरा दिया है। पोलैंड के लिए ज़िस्के ने 39वें और रॉबर्ट लेवडोस्की ने 82वें मिनट में गोल किए। सऊदी अरब ने अपने पहले मैच में खिताब के दावेदार अर्जेंटीना को हराया था। एक अन्य मैच में ग्रुप डी में ऑस्ट्रेलिया ने ट्यूनीशिया को 1-0 से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए मिशेल ड्यूक ने 23वें मिनट में गोल किया। ग्रुप डी में रात 9:30 बजे फ्रांस का सामना डेनमार्क से होगा और देर रात 12:30 बजे अर्जेंटीना और मैक्सिको आमने सामने होंगे। हमारे संवाददाता हिमांशु कांडपाल की रिपोर्ट। ट्यूनीशिया के साथ पहला मैच ड्रॉ खेलने के बाद डेनमार्क को नॉकआउट में जगह बनाने के लिए मैच जीतना ही होगा। दूसरी ओर फ्रांस की नजर डेनमार्क के खिलाफ जीत दर्ज करके नॉकआउट में अपनी जगह पक्की करने पर होगी। डेनमार्क जहां फ्रांस की कमजोर रक्षा पंक्ति का फायदा उठाना चाहेगा, वहीं ये देखना भी दिलचस्प होगा कि वे ओलिवियर गिरोड और किलियन एम्बापे के नेतृत्व वाली फ्रांस की अग्रिम पंक्ति से कैसे निपटेंगे। गिरोड अगर डेनमार्क पर गोल करने में सफल रहे तो वे थियरी हेनरी को पीछे छोड़कर 52 गोल के साथ फ्रांस के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। दूसरी ओर सऊदी अरब से हार के बाद लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना काफी दबाव में है। अगर अर्जेंटीना को अपनी उम्मीदों को बरकरार रखना है तो मैक्सिको के खिलाफ तुरंत वापसी करनी ही होगी। ये उसके लिए करो या मरो वाला मुकाबला है। हारने पर टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच कल हैमिल्टन में खेला जाएगा। ऑकलैंड में कल पहले मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बनाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सभी के लिए कम खर्च में न्याय प्राप्त कराने की प्रक्रिया उपलब्ध कराना सभी की जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत भूटान उपग्रह का प्रक्षेपण दोनों देशों के विशेष संबंध का प्रमाण। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, डिजिटल नवाचार भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।